तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पार्ट 2 यूपीएससी। हम लोग फॉलो कर रहे थे हमारा कंप्लीट इकोनॉमी सीरीज और लास्ट क्लास में हमने मॉनेटरी पॉलिसी को खत्म कर लिया। हमने उससे रिलेटेड सारे पीवाईक्यूज भी बना लिए पास्ट 10 इयर्स के। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर दैट इज बैंकिंग सिस्टम। तो हम लोग इस चैप्टर में ये देखेंगे कि बैंकिंग सिस्टम किस तरीके से इंडिया में इवॉल्व हुआ, पहले क्या-क्या सिस्टम था, पहले कौन-कौन से बैंक थे, किस तरीके से आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, किस तरीके से एसबीआई आया और आज जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, कि बैंक्स इवॉल्व कैसे हुए इंडिया में। तो सबसे पहला सवाल हमारा ये आता है कि क्या इंडिया में बैंक्स ब्रिटिशर्स के टाइम ही आए थे और उनसे पहले कोई सिस्टम नहीं हुआ करता था? एंड द आंसर इज नो। उनके पहले से भी हमारे यहाँ बैंकिंग सिस्टम हुआ करती थी। तो हम लोग अब ये देखेंगे कि जब कोई ऑफिशियल बैंक्स नहीं हुआ करते थे इंडिया में, उस समय यानी कि प्री बैंकिंग सिस्टम में किस तरीके से चीजें काम करती थी। तो उस समय हमें वापस चलना पड़ेगा कॉलोनियल पीरियड में। और उस समय यहाँ पे हुआ करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और आपको पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली आई तो थी यहाँ ट्रेड करने ही। यहाँ से वो कुछ गुड्स लेके जाती थी जैसे कि कॉटन एंड सॉल्ट पीटर। बट दिक्कत ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट इसको ग्रो तो कर नहीं सकती है, इसको प्रोड्यूस कर नहीं सकती है। तो ये सारे गुड्स आते कहाँ से थे? तो ये बेसिकली फार्म से कुछ लोकल मर्चेंट्स खरीदा करते थे। और वो लोकल मर्चेंट्स भी अब क्योंकि बहुत तादाद में हुआ करते थे, छोटे-छोटे मर्चेंट्स हुआ करते थे, जिनका पहुँच डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी तक नहीं हुआ करता था। तो वो लोकल मर्चेंट्स बेचते थे कुछ एजेंसी हाउसेस को, जो कुछ बड़े-बड़े एजेंसी हाउसेस हुआ करते थे। और ये एजेंसी हाउसेस बेसिकली और कुछ नहीं, वो सारे वेल्दी बिज़नेस हाउसेस हैं जैसे कि जमींदार्स हो गए, मनी लेंडर्स हो गए। उस समय के जितने बड़े-बड़े जमींदार्स थे, वो अपने कुछ ऐसे एजेंसी हाउसेस चलाया करते थे। तो वो क्या करते थे, वो ये सारे मर्चेंट्स जितने भी गुड्स दिए, उसको आगे फॉरवर्ड करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सप्लाई चेन काम किया करता था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को होने लगा था फायदा अच्छा खासा। और जब अच्छा खासा फायदा होने लगा तो इसकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ते गई। अब इसका डिमांड को फुलफिल करने के लिए इस बेचारे मर्चेंट के पास तो उतना पैसा होगा नहीं कि वो ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स को खरीद सके, गुड्स को खरीद सके। अब इसके पैसे को कमी करने के लिए एजेंसी हाउसेज ने कुछ शॉर्ट टर्म लोन्स देना स्टार्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि एजेंसी हाउसेज का भी अच्छा खासा फायदा हो रहा था इन सारे डील्स में। तो जैसे ही ये इन्होंने शॉर्ट टर्म लोन्स देना स्टार्ट किया, तो ये क्या और भी ज़्यादा इससे ज़्यादा गुड्स खरीदना स्टार्ट कर दिए और ये और ज़्यादा अमाउंट में ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचने लगे। तो इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड तो यहाँ पे पूरा का पूरा बूम करने लगा था। और साथ ही साथ ये एजेंसी हाउसेस भी अच्छे खासे पैसे कमाने लगे थे, इन लोन्स पे पैसे को घुमा के। बट दिक्कत ये थी कि इनके पास भी एक लिमिटेड अमाउंट में ही पैसा था जमींदार्स और मनी लेंडर्स के पास। और ईस्ट इंडिया कंपनी की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही थी। तो अब इस डिमांड को किस तरीके से फुलफिल किया जाए? तो जमींदार्स ने क्या किया, इन्होंने अब पब्लिक से डिपॉजिट लेना स्टार्ट कर दिया। आम लोगों से कुछ ना कुछ इंटरेस्ट के बदले उनसे पैसे डिपॉजिट करना स्टार्ट किए। और ये आप देख सकते हैं एक तरीके का पूरा ये बैंकिंग सिस्टम ही है, जहाँ पे ये जमींदार एक बैंक की तरह एक्ट कर रहा है। क्योंकि ये पब्लिक से कुछ पैसे ले रहा है, शॉर्ट टर्म लोन्स दे रहा है, बीच में अपना प्रॉफिट बना रहा है और साथ ही साथ इस ट्रेड में भी कुछ अपना प्रॉफिट बना रहा है। तो इस तरीके से अब एजेंसी हाउसेस तो मालामाल होते जा रहे थे। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे नोटिस किया, तो उन्हें ये लगा कि यहाँ पे एक पैसा कमाने का मौका हम लोग क्यों गँवाएँ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपने बैंक सेटल करना स्टार्ट कर दी, ऑफिशियल बैंक, ताकि जो फ़ायदा अभी एजेंसी हाउसेस कमा रहे थे, वो फ़ायदा अब उन्हें हो। और इसी के लिए उन्होंने सबसे पहले 1806 में बैंक ऑफ बंगाल को एस्टेब्लिश किया, 1840 में बैंक ऑफ मद्रास और 1843 में बैंक ऑफ बॉम्बे। तो आप देख सकते हैं ये तीनों बैंक उनके 3 बेसिक प्रेसिडेंसी जो मेन प्रेसिडेंसी हुआ करती थी ईस्ट इंडिया की, वहाँ पे सेटअप की गई थी। और इसी कारण से इसे हम प्रेसिडेंसी बैंक्स भी बोलते थे। और इसका मेन रीजन क्या था? टू अर्न प्रॉफिट बाय गिविंग शॉर्ट टर्म लोन्स टू मर्चेंट्स फॉर परचेजिंग गुड्स व्हिच वाज अर्लियर डन बाय एजेंसी हाउसेस। कि जो पैसा एजेंसी हाउसेस कमा रहे थे, अब वो पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी को भी कमाना था। तो इस कारण से ये सारे बड़े-बड़े उन्होंने बैंक सेट कर दिए। तो अब ये एक सवाल हमारे दिल में ये आता है कि क्या बैंक ऑफ बंगाल, जो कि हमने यहाँ पे देखा है 1806 में बना, क्या ये इंडिया का सबसे पहला बैंक होता है? तो हमारा जवाब है नहीं।
इज नॉट द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि इससे पहले सबसे पहले 1683 में द मद्रास बैंक सेटअप हुई थी। हालांकि इसे भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही सेटअप किया था, और ये 1683 में सेटअप तो हुई थी, बट बाद में यही मर्ज हो गई थी बैंक ऑफ मद्रास में 1840 में। उसी के तरीके से एक और बहुत इंपॉर्टेंट बैंक एस्टेब्लिश हुआ था 1770 में, और इसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये पहली बैंक थी जिसने करेंसी नोट्स को इशू करना स्टार्ट किया था इंडिया में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बैंक्स जो कि प्रेसिडेंसी बैंक्स के पहले एस्टेब्लिश हुए थे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इन्हें प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट शो करें, क्योंकि 72.1% ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज शो योर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अब हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हमें पता है 1857 में द ग्रेट इंडियन रिवॉल्ट हुआ था, और उसके बाद 1858 में क्राउन रूल स्टार्ट हो गया था इंडिया में। और क्राउन रूल इंडिया में स्टार्ट होते ही जस्ट 2 साल के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक बिल लेके आया जिसका नाम था जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट ऑफ 1860। दरअसल इस बिल में था क्या? इस बिल से वो प्रमोट करना चाहते थे ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स इन इंडिया। और मॉडर्न इंडस्ट्रीज और कॉमर्स इंडिया में कब ग्रो कर सकता है? जब इंडिया का बैंकिंग सिस्टम बहुत इवॉल्व हो जाए। क्योंकि अगर पैसा नहीं मिलेगा इंडस्ट्रियलिस्ट को, उन्हें कैपिटल नहीं मिलेगा, तो कोई भी इंडस्ट्री सेटअप ही नहीं हो पाएगा, कॉमर्स बूम नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए बहुत सारे बैंक्स खुले उस टाइम पे, जैसे कि बैंक ऑफ इलाहाबाद, अवध कमर्शियल बैंक एंड पंजाब नेशनल बैंक। अब ये सारे बैंक्स एस्टैब्लिश होने के बाद जैसे ही ये अपना काम कर ही रहे थे, इनके इनिशियल पीरियड में ही था कि वर्ल्ड वॉर 1 आ जाता है 1914 से लेके 1918 तक। और हमें पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 के समय इंडिया की इकोनॉमी में कितना सिग्निफिकेंट स्ट्रेन पड़ा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अपने हर कॉलोनी से पैसे और रिसोर्सेज को पूल किया जाता था वर्ल्ड वॉर 1 के लिए। तो इसके कारण से इंडियन इकोनॉमी में एक सिग्निफिकेंट स्ट्रेन पड़ गया, और अब नीड था एक स्ट्रॉन्गर और मोर एफिशिएंट बैंक का, ताकि ये जो छोटे-छोटे बैंक्स हैं, इनसे ये पूरा का पूरा काम नहीं हो पा रहा है। तो एक बड़े बैंक का ज़रूरत था, और इस टाइम पे हीरो की तरह उभरता हुआ आता है हमारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1921 में एस्टैब्लिश हुआ, जस्ट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, उसके खत्म होने के जस्ट 2 साल बाद। और दरअसल ये कोई एक नया बैंक नहीं है। बेसिकली जितने भी प्रेसिडेंशियल बैंक्स थे, जैसे कि बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बॉम्बे, इन्हें मिला के एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था। इन तीनों का मर्जर है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि ऐसा क्यों किया गया? क्या फ़ायदा होता है इन बैंक्स का मर्जर करने से? हम अभी भी देखते हैं, करेंटली भी हमारे बहुत सारे बैंक्स हैं जो कि मर्ज हो जाते हैं। तो दरअसल जब भी बैंक मर्ज होते हैं, तो उस बैंक के फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करते हैं, क्योंकि अब इनके पास मल्टीपल एसेट्स हैं। जितने एसेट्स इन तीनों के पास थे, इन तीनों को मिला के एक के पास है। तो इससे एसेट्स का कंसोलिडेशन होता है। साथ ही साथ अब इन्हें कम ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी अपने ऑपरेशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे सेम ऑपरेशंस होते होंगे, इनमें भी, इनमें भी, इनमें भी। अगर लेट्स सपोज कोई एक एचआर का काम है, तो वो एचआर का काम ये इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। बट जब ये मर्जर हो जाता है तो ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे कम लगते हैं, सिर्फ एक ही एचआर चाहिए होगा। तो इस कारण से क्या हुआ, अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया मोस्ट पावरफुल बैंक बन चुका था इंडिया का। इसका ओवरऑल एफिशिएंसी काफ़ी इंक्रीज़ कर गया था। तो अब हमें ये लग रहा होगा कि चलो बैंकिंग सिस्टम के लिए अब बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। बट दिस वाज़ नॉट द केस, अभी इससे भी बड़ा तूफ़ान आने वाला था। तो वो तूफ़ान क्या था, ये हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ देखेंगे कि आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से हुई, और ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया फ्यूचर में जाके कौन-सा बैंक बनता है। इसका जवाब तो आपको कमेंट सेक्शन में भी देना चाहिए। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पार्ट 2 यूपीएससी पे, एंड कीप फॉलोइंग द कंप्लीट इकोनॉमी सीरीज। तो मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड हैव अ गुड लाइफ। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू पाथ टू यूपीएससी। यहाँ आपको मिलता है यूपीएससी से रिलेटेड सारे कंप्लीट कोर्सेज और करंट अफेयर्स। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको सारे पीडीएफ मिलते रहें और आप हर एक नए वीडियो से अपडेटेड रहें।